Hey, hi everyone. Today we are here to have a next step of React Native, means how we can start the coding functionalities of React Native. Okay, how to the entire application development life cycle of React Native, and like how we can convert that UI designs to the real functioning app and all these stuffs. At the same time, we are in the forum. We are having two experienced developer, Rajeshri and Hamid. So Hamid is a experienced Android developer, so he will also contribute and explain you the the, the 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 process of app development, as well as what techniques he will be using to explore the Android versions. As we know that in case of React Native, we can able to produce hybrid app required for iOS as well as Android, but Hamid is working in the Android native, right? So this is what our expertise in the forum. So I'll hand over the sessions to Rajeshri. Rajeshri, if you can share the screen and give us the guidance that okay how they can work on the React Native. Over to you, Rajeshri. Sure, sir. Just give me a moment. Actually, I'm first sharing my screen to discuss about the basic prerequisites and the functionalities all related to the React Native application development. Perfect. Just give me a moment. Yeah. Rajeshri. हाँ 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 अच्छा हाँ हाँ ठीक है हाँ ठीक हाँ 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 एंड्रॉइड का कर लेंगे ठीक है है वो कोई दूसरे नाम से है। ठीक ओके Hamid, Rajeshri is needing some time to like establish that connectivity between the two. So in the meantime, if you can go ahead and share your screen and explain the thought process required for Android, that would be great. Okay, sir. Yeah, I'm sharing my screen. That's fine. Yes, sir. Sir, is it visible, please? Yeah, it is visible. Hi, good afternoon, everyone. Myself, Hamid Akhtar, and I'm working as an Android application developer at ST Infosys Library. So, as you all know, sir, can I speak in English? Yeah, you can go ahead. ओके सो जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी एंड्रॉयड मोबाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर मतलब अदर पूरे वर्ल्ड में ही कह सकते हैं एंड्रॉयड ऐप मोबाइल जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो जो
एंड्रॉयड मोबाइल हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से इसकी रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम लोग जो है हम लोगों के लिए गूगल ने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, और जिसको एंड्रॉयड ओएस के नाम से जाना जाता है, और इस पे बेस्ड कई सारी कंपनियां मोबाइल फ़ोन्स बनाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ये जानने के लिए कि व्हाट इज़ एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड जो है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि लिनक्स बेस्ड कर्नेल पे बनाया गया है। और सबसे पहले ये जो है सेल फोन्स और टैबलेट्स के लिए बनाया गया। एक्चुअली उससे पहले भी मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज में जब एंड्रॉयड डेवलप किया गया था, तो वो एक कैमरा के लिए बनाया गया, कैमरा ऑपरेटिंग के लिए। बट द यूज़ ऑफ कैमरा इज़ वेरी लिमिटेड। तो उसके बाद जो है फिर गूगल ने उसको मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स के लिए डेवलप किया, और फिर बाद में वो टीवी और वॉच के लिए भी यूज़ किया जाता है, स्मार्ट वॉच वगैरह। Hamid, check your PPT. PPT is not open actually. Screen is visible. एपीटी इज़ नॉट विजिबल। Yeah, screen is visible, but like your PPT is not. ओके ओके। Yeah, now it is. Yes. नाउ पीपीटी इज़ विजिबल। Yeah, it is. तो एंड्रॉयड जो है सबसे पहले हम लोगों ने जो गूगल ने डेवलप किया था वो कैमरा ऑपरेटिंग के लिए यूज़ किया था। उसके बाद फर्दर इसको, क्योंकि कैमरा का यूज़ बहुत ही लिमिटेड है, तो इसके लिए फिर बाद में सेल फोन्स और टैबलेट्स के लिए एंड्रॉयड को डेवलप किया गया। और बाद में फिर और भी इसमें कुछ एडिशन किया गया, जैसे कि टीवी और स्मार्ट वॉच के लिए भी एंड्रॉयड ओएस को जो है लॉन्च किया था। ये तो है एक लिनक्स बेस्ड कर्नल, जो कि मैंने पहले बताया आप लोगों को। और ये जो है डेवलप हुआ था ओपन हैंडसेट अलायंस जो कि लेड किया था गूगल इसको, और उसके साथ और भी कुछ कंपनीज थी। ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग एंड्रॉयड, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एंड्रॉयड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और इसकी पॉपुलैरिटी क्यों इतनी ज़्यादा है। तो बिकॉज इसका जो एसडीके होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जिसको कहते हैं, तो ये फ्री अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, और जिसकी वजह से इसका कॉस्ट जो है रिड्यूस होता है। अगर हम कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी और एसडीके का यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो वो हो सकता है कि आपसे कुछ चार्जेस करेगा, तो उसकी वजह से कॉस्ट इफेक्ट होगा, उसका कॉस्ट बढ़ जाए। तो एक तो ये है कि एसडीके इसका फ्रीली अवेलेबल है, तो उसकी वजह से इसका कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। और ये ओपन सोर्स है, इसका एप्लीकेशन भी आपको प्ले स्टोर पे फ्री में अवेलेबल होता है। और इसकी जो कम्युनिटी है, डेवलपमेंट की कम्युनिटी, वो भी लार्ज है, बिकॉज एंड्रॉयड जो है मोस्टली जावा के ऊपर डिपेंड करके हम लोग कोडिंग करते हैं। ठीक है। और ये ईजी टू यूज़ भी है, इसका सक्सेस रेशियो भी हाई है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पावर्ड बाय गूगल इसलिए कहा गया, इसलिए थोड़ा ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी है इसकी, क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग जानते हैं एंड्रॉयड की हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले एंड्रॉयड जो है वो डेवलप किया था एंडी रूबिन और एंडी रूबिन फाउंडेशन ने, और जिसका नाम एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन रखा गया था। पालो आल्टो कैलिफोर्निया यूएस में जो है ये फाउंड किया गया था 2003 में। और जब ये सक्सेस हुआ, तो सक्सेस होने के बाद फिर इसको गूगल ने एक्वायर कर लिया, और गूगल ने एक्वायर कर लिया इसको 17 अगस्त 2005 में।
फिर उसके बाद अब बात आती है कि इसका नाम एंड्रॉयड क्यों रखा गया। तो एंड्रॉयड जो है वो निकनेम था एंडी रूबिन का, और उनके को वर्कर्स जो उनके साथ कलीग जो उनके काम करते थे, उन्होंने प्यार से वो नाम उनको दिया था एंड्रॉयड, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट था वो रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा। ठीक है। और 2007 में ऑफिशियली गूगल ने अनाउंस कर दिया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और 2008 में फिर एचटीसी ने पहला एंड्रॉयड एप्लीकेशन बेस्ड मोबाइल लॉन्च किया था। तो ये थी एंड्रॉयड की हिस्ट्री। अब इसमें आते हैं वर्जन पे। एंड्रॉयड के जो वर्जन है, एक्चुअली कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब होता है तो उसका एक अल्फा टेस्टिंग होता है, फिर एक बीटा टेस्टिंग होता है। तो जनरली इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इन दो टेस्टिंग के बाद ही कोई भी हमारा ओएस है या फिर सॉफ्टवेयर है वो मतलब पब्लिकली उसको अनाउंस करते हैं। ये पहले दो टेस्टिंग होती है, उसके बाद तो इसलिए यहाँ पे आपको ए और बी से कोई नेम नहीं दिख रहा है, लेकिन मोस्टली एंड्रॉयड फॉलो इस वर्जन नेम इन अल्फाबेटिकल है। तो उसके बाद से जो वर्जन्स आए हैं एंड्रॉयड के, वो है कपकेक, डोनट, क्लियर्स, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम, आइसक्रीम सैंडविच, डेली बियन, किट कैट, लॉलीपॉप, मार्शमैलो। इसके बाद और जगह नहीं थी तो नॉगट है, उसके बाद ओरियो है। तो इस टाइप से एंड्रॉयड के वर्जन अल्फ़ाबेटिकल वे में आते हैं, और मोस्टली ये जो है कोई डेजर्ट आइटम या आइसक्रीम और केक इस टाइप का ही आइटम होंगे, उसके ऊपर नाम बेस नहीं होगा। तो अब इसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे कि प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको बेसिक जावा के नॉलेज होना चाहिए। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास क्या होते हैं, इंटरफेस क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो है हमारा वो जावा बेस्ड भी होता है और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी करते हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट में जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम आया था और उसके डेवलपमेंट के लिए हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो नाम का एक सॉफ्टवेयर है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक्चुअली, तो वो यूज़ किया जाता है। तो उसमें जो लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं वो है एंड्रॉयड और जावा। लेकिन बाद में इसको गूगल ने थोड़ा और मॉडिफाई किया और एक नया लैंग्वेज लेके आया, कॉटलिन नाम से। जो वो भी लैंग्वेज जावा टाइप का ही है बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज मिलेंगी आपको जावा और कॉटलिन में। तो ये तो हो गया कि आपको लैंग्वेज के लिए जावा, सी प्लस प्लस और कॉटलिन, ये तीन लैंग्वेज सपोर्ट करता है एंड्रॉयड। इन तीन लैंग्वेज के बेस करके आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब जैसे अगर हम एंड्रॉयड, जावा या फिर कॉटलिन के थ्रू डेवलप करना चाहते हैं अपना एप्लीकेशन को, तो उसके लिए हमें जेडीके लगता है, जावा डेवलपमेंट के लिए। बट अगर हम सी प्लस प्लस बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो उसमें हमें यूज़ करना होगा एनडीके, विच इज़ एंड्रॉयड नेटिव डेवलपमेंट के। इसके बाद अब हम आते हैं कि आर्किटेक्चर क्या होता है एंड्रॉयड का। मतलब किस टाइप से हमारा जो हमारा जो फ़ोन है उसके अंदर एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके किस टाइप के लेयर्स होते हैं। तो इसमें मोस्टली 5 तरह के लेयर्स हैं। एक है लिनक्स कर्नेल, पहले ही बताया मैंने कि ये लिनक्स कर्नेल बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है। तो लिनक्स कर्नेल आते हैं जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको बाद में दूसरे स्लाइड्स में दिखाई करूँगा। और नेटिव लाइब्रेरीज़ हैं, एंड्रॉयड रन टाइम है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, और लास्ट में एकदम टॉप पे जो है वो एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लिनक्स कर्नेल। ये बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल है, और लिनक्स कर्नेल जो है प्रोवाइड करता है हमें abstraction level between device hardware, and it contains all the essential hardware drives like camera, keypad, display।
मतलब ये कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या टैबलेट्स हैं, उसमें जो भी ड्राइवर है, हार्डवेयर ड्राइवर जो भी है, जैसे कैमरा हो गया, ये एक हार्डवेयर ड्राइवर में आता है। उसी तरह कीपैड है। तो ये सारी चीज़ जो हो गई, या फिर माइक्रोफ़ोन है, ये सारा हार्डवेयर ड्राइवर है। तो इसके ऊपर इसका इंटरेक्शन कराता है और उनके बीच में जो है एक ब्रिज के तौर पे काम करता है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन और इन ड्राइवर्स को बीच आपस में जोड़ने के लिए। इसके बाद आती है लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज में क्या है, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। लाइब्रेरीज भी जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर है। जैसे हमें अगर अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, तो वो क्रोम ब्राउज़र जो है एक लाइब्रेरी है जो उसमें डाला गया है। मतलब उसको यूज़ करने के लिए हम लोग डायरेक्टली कोई एप्लीकेशन, एक्चुअली क्रोम ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है, बट उसको यूज़ करने के लिए एक प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज होती हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो वो उसको सपोर्ट तभी करता है, अदरवाइज वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसमें जो है ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र सपोर्ट के लिए हमारे लाइब्रेरीज आती है। एसक्यूलाइट होता है और डेटाबेस पर्पस, डेटाबेस के लिए मतलब कुछ स्टोरेज वगैरह से रिलेटेड जो भी होता है, उसके लिए एसक्यूलाइट हम यूज़ करते हैं। फ्री टाइप नाम की एक लाइब्रेरी है जो कि फॉन्ट को सपोर्ट करती है। हम लोग डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स में थोड़ा डाटा के लिए फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। और मीडिया के लिए हम लोग करते हैं मीडिया नाम की लाइब्रेरी ही आती है मीडिया के लिए। जैसे प्लेइंग, कोई भी सॉन्ग्स प्ले करना है या कोई रिकॉर्ड करना है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना है, वीडियो प्ले करना है, उन सब के लिए हमारी जो लाइब्रेरी है वो मीडिया आती है। तो इन सब का वैसे हमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ज़्यादा कुछ पड़ने वाला है नहीं, लेकिन जस्ट इसके बारे में जानते हैं कि इस लेयर में क्या क्या होता है। और इसके बाद जो लेयर आता है इसमें ही है, मतलब सेकंड लेयर में दो सेक्शन है। एक तो लाइब्रेरीज का है और एक एंड्रॉयड रन टाइम। रन टाइम में भी जो है कुछ लाइब्रेरी होती हैं जो कि एक्सप्लोर्ड लाइब्रेरीज होती हैं। जैसे हम लोग एंड्रॉयड डेवलप जब करते हैं, कोड जब लिखते हैं, तो वहाँ पे एक पार्ट है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का ग्रेडल। तो वहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज जो है हम लोग को थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होती है। तो उसका एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस वहाँ पर डाल के हम लोग सिंक करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो लाइब्रेरीज हमारे उस ऐप के लिए डाउनलोड हो जाती है और लाइब्रेरीज वाले सेक्शन में जाके स्टोर हो जाती है। एक तो वो कोड लाइब्रेरी होगी जो हम लोग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट हम लोग डाउनलोड करते हैं। और दूसरा है कि डार्क वर्जन। जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप अपना फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो सिस्टम इनबिल्ट एक डिवाइस होता है जिसको इमुलेटर कहते हैं। तो वो इमुलेटर को एक्सेस करने के लिए एक वर्चुअल मशीन, डाल्विन वर्चुअल मशीन नाम का मतलब ये है लाइब्रेरीज है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये मतलब इनबिल्ट ही आता है हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ। इसके बाद है एंड्रॉयड फ्रेमवर्क। एंड्रॉयड फ्रेमवर्क में जितने भी एंड्रॉयड की एपीआईज हैं या फिर यूज़र इंटरफेस है, वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। जैसे टेलीफोनी है, रिसोर्सेज है, लोकेशन, कंटेंट प्रोवाइडर, ये सारे एपीआईज जो हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। और एट द टॉप ऑफ द टेबल यहाँ पे आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है, जो कि हमारा बिल्कुल फाइनल स्टेप है, जो यूज़र को विजिबल होता है मोबाइल फ़ोन पे। आप देखते होंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन पे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, फेसबुक है, गूगल क्रोम है, व्हाट्सएप है, या फिर उसके तरह और भी कॉन्टैक्ट है, ब्राउज़र की कुछ भी। तो जो भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन पे इंस्टॉल होता है वो एप्लीकेशन लेयर में इंस्टॉल होता है। तो ये तो था हमारा कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है एंड्रॉयड का। वो अब हम लोग आते हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब हम लोग डेवलप करते हैं
तो उस एप्लीकेशन के अंदर कौन सी ऐसी फाइल्स हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो जिनके बिना हमारा एंड्रॉयड ऐप रन नहीं कर सकता। तो ये कुछ फाइल्स हैं जिसके ऊपर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन में रहना ज़रूरी है। अगर गलती से आपसे डिलीट हो जाता है तो आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं चलेगा। तो इसमें सबसे पहले आता है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि कुछ भी परमिशन जो होती है, आप अक्सर देखते होंगे अगर गूगल मैप आप लोग ओपन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक छोटा सा पॉपअप डायलॉग आता है और उस पर कुछ परमिशंस मांगते हैं कि गूगल वांट्स टू एक्सेस योर लोकेशन, इस टाइप से। या फिर अगर फर्स्ट टाइम कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं और वो कैमरा बेस्ड ऐप है तो आपसे कैमरा ओपन करने के लिए परमिशन मांगा जाता है या फिर माइक्रोफोन का परमिशन मांगा जाता है। इसी तरह से और भी कई सारे परमिशंस हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करने का है, वीडियो रिकॉर्ड करने का है परमिशन। तो इसको एंड्रॉयड की लैंग्वेज में डैंजरस परमिशन कहा है। तो इन परमिशंस को एक्सेस करने के लिए एक लाइन का कोड होता है, तो वो जो कोड होता है वो हमारा यहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो इसलिए एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में हम लोग परमिशन देते हैं और जितने भी क्लासेस हम लोग बनाते हैं एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, जैसे एक जो हमारा पेज होता है, अगर हमने फेसबुक का पहला एक पेज खोला तो वहाँ पे आपको होम स्क्रीन दिखता है। तो होम स्क्रीन जो है वो एक्चुअली एक क्लास है। तो वैसे ही हम जितने भी क्लास क्रिएट करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में उतना ही एक्टिविटीज़ हमें बनाने होते हैं। एक्टिविटीज़ जो है वो क्लास को ही कहते हैं। तो जितना भी पेज हम बनाना चाहते हैं उतना क्लासेस हमें बनाने होते हैं और जितने भी क्लास हम बनाएंगे उन सबको हम मैनिफेस्ट में डिफाइन करते हैं। मैनिफेस्ट को बताना पड़ता है कि हमारे एप्लीकेशन में कितने सारे क्लासेस हैं और उनका क्या नाम है और उनका क्या काम है, कहाँ पे वो एक्सप्लोर किया है। तो ये हो गया। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बाद में आप समझेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा हिंट आपको बता देता हूँ उसमें। जैसे अब हम लोग कैमरा यूज़ करते हैं तो कैमरा के लिए जो हमको ज़रूरत पड़ती है एक प्रोवाइडर क्लास की। तो वो प्रोवाइडर क्लास हम लोग मतलब ऐसे भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। उसका पाथ देके हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं मैनिफेस्ट में, या नहीं तो उस प्रोवाइडर क्लास को आप डायरेक्ट डाउनलोड करके और अपने एप्लीकेशन में भी लगा सकते हैं। तो प्रोवाइडर के पास भी वहाँ पे देने होते हैं। उसके बाद कुछ और भी है जैसे मेटा डेटा टाइप का परमिशन है, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट के अंदर आती हैं। मैनिफेस्ट के बाद आते हैं बिल्ड डॉट एक्स। ये एक इनबिल्ट फाइल है। ये इसमें हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते। फिर बिन आता है। बिन में भी हम लोग को कुछ कोडिंग करनी नहीं होती है, बिन भी एक इनबिल्ट फाइल है। फिर उसके अंदर आता है सोर्स। सोर्स का मेन डायरेक्ट, इसके अंदर हम लोग एंड्रॉयड का जो कुछ भी कोडिंग करते हैं वो सोर्स के अंदर ही करते हैं। और सोर्स के अंदर हमारा आता है ऐप। ऐप के अंदर फिर हम लोग का एक पैकेज नेम आता है। उसके अंदर जितने भी क्लास मैंने अभी बताया वो क्लास जो कुछ भी जितना भी कोड लिखना होता है वो हम लोग सोर्स के अंदर क्लास के अंदर तो पैकेज के अंदर एक क्लास अलग अलग बना के वहाँ पे लिखते हैं। और सोर्स के अंदर ही एक रिसोर्स फोल्डर होता है जो कि ज़रूरी है। रिसोर्स के अंदर हमारा क्या होता है, लेआउट्स। मतलब जो भी कोडिंग हम लोग जावा में करते हैं वो तो हमें विजिबल नहीं होता है, लेकिन जो विजिबल होता है जैसे कि अगर मैं एक पेज खोल रहा हूँ लॉगिन पेज, और तो लॉगिन पेज में क्या क्या क्रेडेंशियल्स होते हैं। लॉगिन पेज में जनरली होता है यूज़र नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड और एक लॉगिन बटन। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही है। तो अब जो यूज़र नेम डालने का जो फील्ड है तो वो हमारा क्या होता है, एक एडिटेबल फील्ड होता है, टेक्स्ट फील्ड। तो उसको हम लोग एंड्रॉयड लैंग्वेज में एडिट टेक्स्ट कहते हैं, जिसको हम एडिट कर सकते हैं। और जो टेक्स्ट फील्ड होता है वो फिक्स्ड रहता है, उसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते। तो वो वहाँ पे हम लोग एडिट टेक्स्ट फील्ड देते हैं एक यूज़र नेम के लिए और एक पासवर्ड फील्ड के लिए। उसके बाद जो बटन है हमारा लॉगिन बटन, उसको
उसको हम लोग जनरली एक बटन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, एक टेक्स्ट व्यू के फॉर्म में भी ले सकते हैं, और उसको कुछ बैकग्राउंड दे सकते हैं ताकि वो बटन जैसा दिखे। लेकिन जनरली हम लोग बटन लेके ही चलते हैं। तो ये हमारा बेसिक फील्ड्स होता है। तो ये जो डिज़ाइन होता है विद टेक्स्ट या फिर बटन, ये जहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं, इसके लिए जहाँ हम लोग कोड लिखते हैं, वो कोड हमारा होता है XML लैंग्वेज। XML लैंग्वेज में होता है, और ये एक्चुअल डिज़ाइनिंग जो होती है वो XML कोड के थ्रू ही होती है, जो यूज़र को विजिबल हो। मतलब ये है कि UI पार्ट जो हमारा डिज़ाइन होता है वो होता है XML लैंग्वेज में, और जो इंटरनल फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, किसके क्लिक, कौन से बटन के क्लिक पे कहाँ पे हमने जाना है, कौन से पेज पे जाना है, कोई एक्शन कॉल करना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं जावा कोड। उसके बाद है एसेट्स। एसेट्स में, अच्छा, रिसोर्स में एक चीज़ और मिस कर गया मैं। रिसोर्स में एक और चीज़ें होती हैं, उसके अंदर और एक फोल्डर होता है ड्रॉएबल नाम से। तो वहाँ पे ड्रॉएबल में जनरली हम लोग क्या करते हैं, जितने भी इमेजेस हैं वो वहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, या फिर जो मैंने बताया बैकग्राउंड। एक तो बैकग्राउंड होता है जस्ट आप किसी भी ऐप को या किसी भी मतलब पेज को या किसी भी लेआउट्स को हम लोग क्या करते हैं, एक कोई भी एक कलर हार्ड कोडेड देते हैं, लेकिन आप उसको चाहते हैं थोड़ा एनिमेटेड देने का, तो उसके लिए आपको एक ड्रॉएबल के अंदर आपको एक वो बनाना पड़ता है, अलग से स्टाइल बनाना पड़ता है, और उसके अंदर फिर वो सारी चीज़ें आती हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो किस टाइप का व्यू है। तो ये सारी चीज़ ड्राइवर के अंदर रखते हैं, और इमेजेस को ड्राइवर के अंदर। कुछ इमेज ऐसे भी होते हैं जिनको हम ड्राइवर में नहीं रखते, एसेट्स फोल्डर में रखते हैं। तो जैसे कि ऐप होता है, ऐप का एक आइकन होता है जो आपको दिखता है, जैसे व्हाट्सएप का एक आइकन है, फेसबुक का एक आइकन है, उसी तरह आपके ऐप का भी एक आइकन होगा। तो उस आइकन को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं अपने सिस्टम में। तो वो क्रिएट करके हमारा एसेट फोल्डर में रहता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए कि क्या क्या इम्पोर्टेंट्स हैं आइटम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के। अब है एंड्रॉयड UI कंट्रोल। UI कंट्रोल्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टेक्स्ट व्यू होता है, विद टेक्स्ट होता है। उसी तरह के और भी कई सारे व्यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखता होगा ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू है। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू क्या है, जैसे ये एक टाइप का एडिट टेक्स्ट ही है, लेकिन आप देखते होंगे ना कहीं पे सर्च करते हैं तो नीचे कुछ लिस्ट आ जाती है जिसमें सजेशंस मिलता है आपको कि आपने जैसे ए टेक्स्ट किया, टाइप किया, तो नीचे ए से रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इस टाइप का जो व्यूज़ हमारा होता है उसको कहते हैं ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट। उसी तरह बटन है, इमेज बटन है। अब कुछ कोई इमेज है उस पर भी हम लोग क्लिक ऑप्शन लगा सकते हैं, तो उसका नाम होता है इमेज। ये ऑलरेडी इनबिल्ट हमारा फीचर होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। उसी तरह चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, टॉगल बटन है, जो ऑन ऑफ करने का ऑप्शन होता है उसमें। रेडियो ग्रुप आता है, रेडियो मतलब एक रेडियो ग्रुप के अंदर मल्टीपल रेडियो बटन हो सकते हैं, ताकि अगर आपको कुछ मतलब कोई ऑप्शन चूज़ करना है रेडियो बटन के थ्रू, तो उसको अब जैसे वो सिंगल सेलेक्टेड आइटम है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल सेलेक्टेड आइटम है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक कोई एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, तो उन सब में ये सारी चीज़ यूज़ हो सकती हैं। टेक्स्ट बॉक्स है, गूगल और रेडियो बटन। उसी तरह प्रोग्रेस बार, जब कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम लोग रन करते हैं तो उसके लिए हमको एक तो होता है कि ऑफलाइन एप्लीकेशन होता है जो डेटाबेस पे बेस करके बनाया जाता है। कुछ भी डेटा फेच करना है तो डेटाबेस से हम लोग करके बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि ज़्यादातर ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि जिसका डेटा हमें अपने सिस्टम से नहीं लेके
बैकएंड से लेना पड़ता है, जिसके लिए एपीआई का ज़रूरत पड़ता है। एपीआई जो है एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, जो क्या करता है, बैकएंड्स को फ्रंट एंड से कनेक्शन करता है और डेटा प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए हमें एपीआई कॉल करनी होती है। एपीआई कॉल जब हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी आपका इंटरनेट स्लो होता है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अब क्या होता है कि अगर इंटरनेट स्लो है और हम कोई एक प्रोग्रेस बार नहीं लगाते हैं, तो आप लोडर भी कह सकते हैं, वो अगर नहीं लगाते हैं तो यूज़र को लगेगा यार मैंने तो क्लिक किया लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, तो वो मल्टीपल टाइम्स उस पर क्लिक करेगा, उस बटन पे। उससे क्या होगा कि आपका फ़ोन हैंग हो सकता है, अगर वो कम उस फ़ोन में अगर रैम कम है या उसका प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो फ़ोन हैंग हो जाएगा। हो सकता है इससे आपका फ़ोन हैंग होने के बाद शट डाउन भी हो जाए ऑटोमेटिक। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उससे। इसलिए हम लोग प्रोग्रेस बार यूज़ करते हैं कि अगर एक बार हमने बटन क्लिक कर दिया तो वो प्रोग्रेस बार आपको दिखाएगा कि आपका डेटा जो है वो लोड हो रहा है। तो इससे यूज़र को लगता है कि हाँ चलो काम कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो फिर वो दोबारा क्लिक नहीं करता। और जब सक्सेस हो जाता है एपीआई से आपका डेटा फेच हो गया, तो वो प्रोग्रेस बार को ऑटोमेटिक बंद करने के लिए कोड आता है, वो उसको बंद करता है। तो इसके लिए प्रोग्रेस बार यूज़ करते हैं। अब आता है स्पिनर। स्पिनर क्या है, जैसे आप जो देखते होंगे कहीं पे वो ड्रॉप डाउन टाइप की एक लिस्ट आती है, एक स्क्वायर टाइप का शेप रहेगा, उसमें एक एरो, डाउन एरो रहता है। वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस आते हैं, उस ऑप्शन में आपको कोई एक सिंगल आइटम सेलेक्ट करना होता है, तो उसको आप ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं और इसको स्पिनर भी कर सकते हैं। तो ये है स्पिनर। उसके बाद इसमें आती है बात आता है टाइम पिकर और डेट पिकर। टाइम पिकर हो गया, जैसे घड़ी टाइप का एक टूल खुलेगा, उसमें से आप टाइम पिक कर सकते हैं। वैसे डेट पिकर है जो आप कैलेंडर ओपन होगा, कैलेंडर से आप कोई भी डेट चूज़ कर सकते हैं और ईयर चूज़ कर सकते हैं। बाद है एंड्रॉयड लेआउट्स। एंड्रॉयड लेआउट्स जो है ये कई तरह के होते हैं। पहले तो लीनियर लेआउट और क्रिएटिव लेआउट ही थे, बाद में इसमें एक और एडिशन हुआ कॉन्स्टेंट लेआउट। तो लीनियर लेआउट क्या होता है, एक्चुअली लीनियर नाम से ही समझ में आ रहा है। ये जो भी आपका यूज़ होगा, इस लेआउट में एक तरह का कंटेनर होगा, इसके अंदर और भी कई सारे यूआई कंपोनेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं, एक और एक से ज़्यादा। ठीक है, तो लीनियर लेआउट जो है क्या करेगा, उस यूआई कंपोनेंट को लीनियर वे में अरेंज करता है। जैसे अगर मैंने लेआउट हॉरिजॉन्टल लिख दिया, तो वो अब आप जो कुछ भी लिखेंगे वो पहले एक टेक्स्ट व्यू लिया, वो आपका सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आता है, फिर उसके बाद और एक टेक्स्ट व्यू लेंगे तो वो उसके जस्ट राइट में आएगा। और अगर लेआउट लीनियर लेआउट का व्यू टाइप को हम लोग वर्टिकल कर देते हैं तो जस्ट उसके नीचे आएगा। तो इस टाइप से लीनियर लेआउट काम करता है। उसी तरह से रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट के लिए क्या होता है कि इसमें हर एक व्यूज़ को एक आईडी देना ज़रूरी होता है। लीनियर लेआउट में भी आईडी देना पड़ता है, लेकिन वो तब आईडी की ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग उस पर कोई क्लिक इवेंट लगाते हैं। जैसे किसी बटन के क्लिक पे किसी को कॉल करना है, तो हम क्लिक लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन से बटन की क्लिक पे कॉल करना है और कौन से बटन की क्लिक पे मैसेज करना है, ये तो हमें नहीं पता है। उसके लिए हमें आईडी देनी पड़ती है हर एक व्यूज़। तो रिलेटिव लेआउट में क्या है, इसके अंदर जितने भी चाइल्ड व्यूज़ हों, मतलब इसके अंदर जितने भी व्यूज़ होंगे उसको हम लोग एक आईडी से आइडेंटिफाई करेंगे और रिलेटिव टू देयर आईडी, उसकी आईडी को रिलेट करके फिर हम बाकी व्यूज़ के पोजीशन को डिफाइन करते हैं कि कौन सा व्यूज़ कहाँ पे आएगा। जैसे हमें दो टेक्स्ट व्यू दिखाने हैं, दोनों मतलब एक दूसरे के पास पास दिखाने हैं, मतलब एक लेफ्ट में होगा दूसरा उसकी राइट में। तो पहले वाले को अगर मैंने टेक्स्ट व्यू 1 आईडी दिया है और दूसरे वाले को टेक्स्ट व्यू 2 आईडी दिया है, तो दूसरे वाले टेक्स्ट व्यू के अंदर एक फील्ड हमें ऐड करना होता है, लेआउट राइट। लेआउट राइट नाम से एक फील्ड करेगा
ऐड करेंगे और उसमें फिर आईडी देनी होगी। ये किसके राइट में? तो टेक्स्ट व्यू 1 के राइट में। टेक्स्ट व्यू 1 की जो आईडी है वो उसमें डाल के हम लोग उसकी आईडी को डिफाइन कर देते हैं कि आपको टेक्स्ट व्यू 1 के राइट साइड में रहना है। ठीक है? इस तरह से एक दूसरे को रिलेट करके हम लोग व्यूज बनाते हैं, इसको कहते हैं रिलेटिव लेआउट। अब उसी तरह से एक कांस्टेंट लेआउट है। कांस्टेंट लेआउट जो है बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा टफ होता है समझना इसको। कांस्टेंट लेआउट में है कि इसमें भी आईडी से ही आपको डिफाइन करना पड़ता है, एक दूसरे से रिलेट करना पड़ता है। लेकिन इसमें और भी चीज़ें कि इसमें आप पेरेंट जो है आपका सबसे पहले एक व्यूज़ आपने लिया, कोई एक लेआउट ले लिया, कांस्टेंट लेआउट ही लिया या रिलेटिव लेआउट लिया। जनरली कांस्टेंट लेआउट में जब हम लोग यूज़ करते हैं तो पेरेंट लेआउट भी हमारा कांस्टेंट लेआउट ही होता है। उसके अंदर फिर हम लोग और बाकी लीनियर लेआउट या रिलेटिव लेआउट यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट लेआउट के अंदर हम लोग जो रिलेट करते हैं एक दूसरे को, वो पेरेंट लेआउट के बेस पे भी करते हैं और चाइल्ड लेआउट के बेस पे भी करते हैं। इसलिए जो है एक ये हमारा यूज़ है कांस्टेंट लेआउट। उसके बाद आता है टेबल लेआउट। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको टेबल व्यूज़ में दिखाना है, मतलब जैसे एक्सेल का कोई शीट है तो उस टाइप का कोई डेटा अगर दिखाना हो, इसके लिए हम लोग टेबल लेआउट यूज़ करते हैं। फिर आता है एब्सोल्यूट लेआउट। इसी तरह से फ्रेम लेआउट है। अगर फ्रैगमेंट जैसे क्या होता है, एक्टिविटी जो होती है वो एक पूरी एक स्क्रीन होती है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक्टिविटी जो है वो एक क्लास है और एक क्लास जो है वो पूरा एक स्क्रीन होता है हमारा, जो मोबाइल पे दिखता है हमारा। तो अब क्या होता है, एंड्रॉयड में एक फीचर्स और है। आपके फ़ोन का जो फ़ोन में जो हम लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसके वेट को कम करने के लिए, मतलब उसकी साइज़ को कम करने के लिए एक फीचर्स है एंड्रॉयड का, वो एंड्रॉयड फ्रैगमेंट है। मतलब हम पहले क्या करते हैं, आप अगर बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं तो एंड्रॉयड में आप जितना पेज अलग अलग बना रहे हैं, जितना अलग अलग क्लास बना रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आप ज़्यादा सीखने लगते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आपका जो क्लास होता है वो सिर्फ एक ही होता है और उसके बाद आप उसमें फ्रैगमेंट यूज़ करते हैं। फ्रैगमेंट भी जो है एक पोर्शन है एंड्रॉयड एक्टिविटी का। फ्रैगमेंट जो है एक पोर्शन है, हमारा जो स्क्रीन है जो हम लोग को विजिबल होता है यूज़र को, उसका ही एक पार्ट है। वो क्या करेगा, एक एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हम लोग रख सकते हैं और फ्रैगमेंट जो है एक दूसरे को रिप्लेस कर देता है। जैसे अभी हम लोग फ्रैगमेंट ए दिखा रहे हैं, फिर हमें फ्रैगमेंट बी दिखाना है, तो हमें दोबारा से एक्टिविटी को रिलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फ्रैगमेंट को हम लोग रिलोड कर देंगे ए और बी में, तो वो बी फ्रैगमेंट हमारा वहाँ पे दिखने लगेगा। इससे जो है हमारी एप्लीकेशन का साइज़ जो है कम हो जाता है, इससे स्मूथली चलता है हमारा एप्लीकेशन। तो फ्रेम लेआउट में जनरली हम लोग वही करते हैं कि यहाँ पे फ्रैगमेंट हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद आपकी ये लिस्ट व्यू आपको पता ही है, कुछ भी अगर हमें लिस्ट टाइप से देखना है तो उसके लिए लिस्ट व्यू यूज़ होती है। और अगर ग्रिप व्यू यूज़ करते हैं तो ग्रिप में क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रिप में होगा, मतलब एक स्क्रीन पे जैसे कुछ चीज़ें आपको दिखानी है तो सीधे मतलब एक छोटा छोटा ब्लॉक मान के चलते हैं, तो 3 ब्लॉक हमें ऊपर में दिखाना है, फिर 3 नीचे ऐसे करके, मतलब सी ये मतलब एक तरह का लिस्ट व्यू ही है। लेकिन लिस्ट व्यू में क्या होता है, एक आइटम पूरा एक अगर स्क्रीन के टॉप पे अगर कोई एक आइटम है तो पूरा एक ही आइटम होता है और ग्रिड में क्या है, वहाँ पे 2-3 आइटम्स हैं, तो उसके लिए ग्रिड व्यू यूज़ करते हैं। तो ये था टोटल बेसिक क्या क्या चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और इसका इंटरनल आर्किटेक्चर क्या होता है। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जो कि मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, वो मे बी दूसरे किसी सेशन में कवर करेंगे। तो उसमें फिर हम बताएंगे कि एंड्रॉयड एक्टिविटी क्या है, एंड्रॉयड फ्रैगमेंट क्या है, फिर उसके बाद और भी चीज़ें हैं, मतलब फर्स्ट ऐप कैसे बनाएंगे, सारी
hands on. Thank you for Yeah, thank Hamid, you. one thing. Yeah, thank you, Hamid. Okay, it's a good one. Okay. Hamid, what framework you are using? Is like an Android Studio, or like how, as a beginner, what need to be installed and the software, and from where you get the links and all, or like if you can guide them. यस सर, एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। और इसके लिए फिर साथ में आपको जेडीके डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ जो है अगर डाउनलोड करना है तो जस्ट गूगल पे सर्च करने से ही इजीली मिल जाता है, अवेलेबल है। तो वहाँ पे जस्ट एक कीवर्ड डाल के सर्च करेंगे स्टेप्स टू डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो एंड उसके बाद फिर जे डी के फ्री जे डी के डाउनलोड इस टाइप से डालेंगे तो जस्ट मिल जाएगा। कोई ज़्यादा टफ नहीं है एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना और जे डी के डाउनलोड करना। जब जे डी के डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर एक इन्वायरमेंटल सेटअप करना पड़ता है हमें। तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं गूगल पे मिल जाते हैं। वो पूरा वन बाय वन स्टेप्स बताएंगे कि कैसे कैसे आपको इन्वायरमेंट को सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि जो एंड्रॉयड स्टूडियो इन्वायरमेंट है वो जेडी के जावा पे बेस्ड है और जावा और इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाना पड़ता है। तो वो ब्रिज बनाने का प्रोसेस जो है वो इन्वायरमेंटल सेटअप प्रोसेस है वो ईज़िली अवेलेबल है। गूगल पे सर्च करने से मिल जाएगा और बहुत अच्छा से समझाया हुआ है बिल्कुल स्टेप वाइज। Okay, thank you, Hamid. Hope Rajesh, sir, you are ready for the presentation now. Yes, sir. Yes, sir. Yes. The Okay, presentation is ready okay. from my side. Thank you, Hamid. Okay, so shall I start, sir? Yeah, yeah, please. Okay, so a very good afternoon, everyone. So last day we discussed about what is React Native and what exactly the advantages, disadvantages, whatever, and what is exactly the framework that is that I mean the React Native is having. So basically, from the last day's season, I already presented to all of you and already discussed that this is basically the framework from the JavaScript side. And the JavaScript, we all know the basically the language of the web, and it's having some HTML and CSS and Bootstrap. I mean, just like the design categories for the structure and for the layout and for the functionalities, we are totally dependent on the JavaScript. So today we are discussing about, I mean, what exactly React Native is making the revolution in this way. I mean, this revolution is not like that French Revolution, Italian Revolution, Indian Revolution for freedom. It's something not like that. It is related to the tech industry, right? The tech industry is updating itself day by day. I mean, what exactly the prerequisites of the developers are for the people that totally related to the tech industry. I mean, my bad. The developers are not related only to the tech industry. There are several other workers as well. Both we are actually working as a team, right? So this team is actually the prerequisite to start any development, to start any tech development, or start anything related to this tech. So just like that, the React Native or React development is having the same. And this is called the software development life cycle, right? I already mentioned this term on the previous day's season. So let me start with what is software development life cycle and what exactly it is and how it is related to the React Native development. So sir, I'm sharing my screen, okay? Please. Just give me the confirmation that whether my screen is visible to everyone. Sure. Is this visible? Yeah, it's perfect. Yeah. Yes, I see. Okay. Thank you. And let me start with the software development website. So in previous, in this slide, I have already discussed about what is React Native, what is React. So I'm not going the previous, description once again. So let me start over from the software development life cycle. So what is exactly the software development life cycle? And in short form it's SDLC. So before building any kind of application, whether it may be desktop or mobile, we're actually discussing about mobile, but let it be. Whether it is desktop or mobile, it doesn't matter.
So we all should know all the phases of software development life cycle. So it will improve, and what it exactly is doing. I mean, it will improve the development process and quality of the application. It consists of five phases. Okay. So quality and the development process. Quality means what? I mean, we are getting some projects, we are getting some ideas, and we are implementing, not following that idea. This is not exactly the thing that needs to be happened, right? The software development process, I mean, not the software development, the whole development process and the whole ideas and the whole work should be there with following some basic qualities and the advanced qualities. Absolutely. So quality makes, just like the practice makes anyone perfect, just like the same, the quality makes our software or our application a more interesting one. So obviously, the software development lifecycle is consisting of five phases to build an application as per the client requirement. And exactly, I mean, we have a client. Client is giving us some ideas, and client is demonstrating that my app should be gone through this way. My app should look like this way. My app should have the functionalities like this. So basically, I have an example to I'm presenting in the last. So client is giving us some requirement in a cost-effective way. Obviously, everyone is looking to make it in a cost-effective way, and that's why React Native is here. Each phase has its own process, and it looks like a cycle. It's totally related to the buffering process, so that's why it's called in the cycle manner. Let me go through the process phases one by one. So these are the phases. The first one is obviously the how to gather the requirements from the client himself or herself or from the customer side, and then the relevant team or department will be there who will be responsible to analyze the requirements, right? And then by following the same way, there will be another team who is responsible for the designing, and there will be another team who is responsible for the development and who are called the developers. And then the testing team, I mean the quality assurance teams, will be there to test that whether this app or whether this software is having the perfect functionalities that is the requirement from the client himself or herself. And last, the application deployment and the maintenance part. The application deployment part is not the extreme part. Then, as we will be responsible to build this application, we will be responsible to initialize or manage this application. So, we will therefore definitely be responsible for the maintenance part of it as well. So, let me go through the brief description of this cases one by one. So, what is the requirement gathering and analysis? So requirements, I already told you that the client is giving us some requirements from him or from his or her side. I mean, my app should look like this. My app should be working like this. So these are the parts. Requirement describe the features of the system we are going to design, develop. This is the most crucial thing. Absolutely. I mean, the team who will be responsible to make a communication with the client, he or she will be there or the team will be there. The team will discuss that yes sir, this is going to be happening this way, but if you are making this in a particular way, in another way, and let me go through this way and let me present you this way is more interesting, this way is more convenient, then I mean, it is convincing to the customer or convincing to the client part is actually the short form of this. So this is the most crucial phase in the software development lifecycle, right? So business analyst will collect basic requirements from the clients, like what does the software actually do? Who are the target customers of it? I mean, just let me give you an example. Just first let me know that my voice is audible to all of you. Am I audible properly? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. So basically, who are the targeted customers and what will be the targeted market of this particular software or app? Basically, everything is related. I mean, everything is there, and everything is targeting some field or some marketing or some industry, some his some targets. I mean, just like the target of market, a particular individual, everything. I mean, Facebook is. I mean, just like giving you an example of Facebook. Facebook it was basically when Facebook launched.
So basically, the idea of this particular company was to unite all the person and make a new friends, make a new community who can share their ideas, who can present their ideas, and who can actually adopt some ideas from other end and make a world a unique one, right? So basically, Facebook has been made to target this unity, to target this. Facebook has been made by adopting this unity path. So based on that, business analyst or BA, I have mentioned the short term over here. So based on that, the business analyst will accept or decline the project. Absolutely, there should be some limitations for everyone. The business analyst, depending upon the team they are having, or depending upon the capabilities, or depending upon the resources they are having, so they will decide by they have already received the ideas or requirements from the client, and they will decide that yes, my team is capable enough to do this, and yes, my resources are capable enough to do that. Then they will accept or decline the project. It's very simple. And if the project is acceptable, then what? Then the business analyst will focus on what should be achieved and how to achieve it. Yes, they are responsible to make a. They will. They are absolutely present there to make all the communications with the client. So basically, in terms of a simple word, simple life cycle, they will be there to make collect the payment. They will be there to make a communication, and the business analyst will be there to make all the communication that is, the communication that's coming from the developer itself during the design time, during the development time, and after the design or after the development, what is exactly presented to the client. The client will be there to make some feedback or make some reviews about the same things. It's related to the design development process, related to the deployment process, whatever. So they will be there to make, they are actually there, the business analyst is actually there to work like a bridge or work like a communication channel between these two things. So next, coming to the second one is the design. So in this phase, system architect and team leaders, obviously the team leaders will be there and the system architect will be there. They collect the requirements or collect the design part from the business analyst, and they will be there to and they are absolutely responsible to, distribute this total things to their team members, so that the work should be done chronologically and accordingly, right? So the discuss software and hardware requirement. What will be the software and hardware requirement is absolutely there. It is absolutely. So for the overall system architecture based on the FRS, FRS stands for what? The functional requirement specification. Let me clarify one thing. This is the first step before starting any of the design or deployment or development or quality. Any software, this is the very first step that is needed when we are following the software development life cycle. So system architect or the team leaders will prepare two types of document. One is the high level document and another one is the low level document. Okay. Then coming to what is high level document, we will get an overview of what are the modules in the entire system. This is the same document that business analysts will be there to provide us. How we are going to implement each module, link between each module. In the low level document, we will design flowcharts, blueprint. This is, I mean, this is basically, we have used the term of low level, but that doesn't mean this is actually the low priorities. This document is having a low priorities. This is actually not. This is having the functionalities, what we need to go, what we need to follow. And in the high level document is exactly the document what we are receiving from the business analyst itself. The fundamental ideas, what is having the exact requirement from the client himself or herself, right? So we will, in the low level document, we will design flowcharts, blueprints, in which programming language we are going to implement this application or databases. This is absolutely the important one for the developers. Client is giving us some ideas that his or her app should be in a native way or should be in a hybrid way. So for the native way, if we are going to follow the native way, then we will make some choice of programming language for the native library. And if we are making it to the hybrid way, making it in a hybrid way, then we need to choose some hybrid programming language. Just like an example, for the native, there will be Objective-C or Swift for iOS development, and for the Java, Kotlin for the Android
And for hybrid, obviously React Native is there, the Flutter, Ionic is there. So coming to the next part, the development process, the main thing where the functionalities will be added. The developers, only developers will be involved in this section, and they will do programmatic part here. This is the longest phase, and actually this is the longest one, because when just like I will be sharing a short demo in the end of this season, but before that let me give you a short example. When we are making an application, a social application, there will be a login part, right? So login part, in the email section or in the password section, we can make the text fields from the HTML itself and from the JavaScript itself. Yes, there are lots of resources over the internet, and to make a text field, simple text field, by putting in some values to make it an email or password. But the email and password is having some unique characteristics as well. I mean, let me give you an example. My email ID is rajoshi123@gmail.com. So what is the @ over there? What is the 123 over there? And what is the extension of gmail.com over there? If exactly the 123 is making some unique number that I've been choosing from the client side or from the user side, right? And @ is the abbreviation that is exactly presented this sentence as this is an email one. And gmail.com means the company extension itself. Yes, you are using the resources and you are using the extension of this particular gmail.com that is coming from the Google side. So this is developers will divide the programmatic part here. Developers will divide each module into different tasks, and then we'll start coding, implementing each task. Absolutely. Implementing each programmatic part is absolutely related to some research and development. This is a very common word in the development life cycle, the R&D. We all know that. R&D, what is the full form of that? Research and development. We need to go through some research and development. Let me give you an example. For the email part, the important part is there, the abbreviation, the @ and the extension. Okay. So how can we implement that? How? Let me give you another example of when we are making some blogging site of our personal site, from our personal site. So we are making some blogging site. Just like I give you an example, we are making some blogging site into the Yahoo section. So we are using the extension from the Yahoo itself, but still the blogspot.com, we are having the extension of blogspot.com, right? The blogspot.com is the personal extension of us. So how it will be validated? This is called the validation that has to be there for the email or password application. Password is having some 8 characteristics. We all have already observed the password. The password is having 8 characteristics minimum, or is having unique characteristics @ 123, something like that. So basically, this is called the validation, and this is the main thing the developer will submit there, and this needs to be submitted there by the developer. That the field, the simple email field, simple password field should be there with some validations. Okay. So next one, at the time of unit testing. Unit testing means what? Unit testing means the initially during the process of development. This is particularly the basic testing from the developer side. They are making this. They are making this application. They are absolutely responsible to make this more functional, makes it more functionable. So they will be there to test the functionality before handing. Before submitting it to the testing side, right? So if developers find in many major issue or enhancement regarding requirements, they will report to the requirements team. Just like client told you. Let me give you an example. I'm already going to do some chat-based applications in my development process. So client has given me an idea to WhatsApp is having what? WhatsApp is having some font idea. User is sending some. User is there is sending some text or SMS messages, and we are absolutely there by we have already chosen some the font in our site, and we are exactly forwarding the messages on that font. So if the client is asking for a particular
you know, particular what we can say. The client is asking. Let me go through an example. The client is from Denmark, and you are from India. So definitely, you will be sharing some messages in English language, and client is actually expecting to get this message into the Danish language section. So there should be, whenever you are sending the message, so the message should be translated into the Danish language, right? So this is actually the requirement. I'm giving you this type of example. So this is actually the requirement. If the requirement is not possible possible in a certain way, then the developers will report the same. Actually, just because of what the developers will be responsible for making this more functional, right? So the developers will be there to elaborate this whole process to the requirement team, and the requirement team will be there to convince the client or the customer. Absolutely. So the next one, the system will move to the testing. Yes, absolutely. After completion of this phase, the system will move to the testing phase. If the requirement can be done from the developer itself, the developer will be there to implement it. The developer will be there to pre-check from their side, and if the same has been completed, they forward the application to the testing team or to the quality assurance team. Next one, the testing. Testing is another important part of the development lifecycle for sure. Testers will test all the modules developed in the previous phase as a complete system. I mean, before going to the deployment, they are actually be there to test the app. So basically, whenever we are starting our education journey, there should be some primer about the education, right? The primary school. So this is actually the primary testing of the development phase. The quality analyst or the testers will do